हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डीएसएसबी के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डीएसएसबी 2021 की कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे आप सभी को पता है, डीएसएसबी की एग्ज़ाम्स आ रही है। 318 पोस्ट निकला हुआ है। सभी डिटेल्स हमने दिया हुआ है वीडियो में। कैसे अप्लाई करना है, क्या है, कुछ सब कुछ हमने डिटेल्स दिया हुआ है। तो इसीलिए हमने आज हमने डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरह की क्वेश्चंस आती है। उसके बाद हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए। अगर आप कोई भी फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे उड़ीसा की फार्मासिस्ट की, फिर झारखंड फार्मासिस्ट, डीएसएसबी को, या फिर अलग अलग स्टेट के अलग अलग फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हो, उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम इस चैनल में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वैकेंसीज़ के बारे में देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट where income is measured by the amount charged for goods sold or service rendered to customer is known as, उसको हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट where income is measured. ओके, income is measured by the amount charged for goods sold or service rendered to customer is known as sold and सर्विस रेंडर टू कस्टमर। उसको हम क्या कहेंगे? द मैचिंग कॉन्सेप्ट, द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, द एंटाइटी कॉन्सेप्ट, या फिर द रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या कहेंगे उसको? इनकम मेजर बाय द अमाउंट चार्ज बोला है, अमाउंट चार्ज फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रियलाइजेशन, द रेवेन्यू रियलाइजेशन। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगी करेक्ट, द revenue realization concept. Accounting concept where income is measured by the amount charged for goods sold or service rendered to customer is known as the revenue realization concept. Okay, next question क्या है? The electrolytes the sum of two transference number t1 t plus and t minus is equal to क्या होगी? t plus and t minus is equal to क्या होती है? 0 2 1 3. The electrolytes, the sum of two transference number, it is t1 and t minus, t plus and t minus is equal to, t plus and t minus is equals to क्या होती है? याद रखेंगे, t प्लस एंड t माइनस इज इक्वल्स टू 1 होती है। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए, आंसर क्या हो जाएगी? 1, t प्लस। इसका आंसर 1 कैसे हुआ, एक बार देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर t प्लस इज इक्वल्स टू, एक फार्मूला हमें पता है, क्या है? u प्लस बी एंड t माइनस इज इक्वल्स टू v u प्लस बी होती है। ये दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? t प्लस एंड t माइनस इज इक्वल्स टू 1 आएगी। ओके, t प्लस एंड t माइनस इज इक्वल्स टू 1 आएगी। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सम ऑफ बोला है ना, सम ऑफ टू ट्रांसफरेंस, अगर आप सम करेंगे दोनों का तो आंसर क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्या है? डाइमिथाइल डोडिसाइल एमाइनो प्रोपेन सल्फोनेट इज एग्जाम्पल ऑफ ए और एन कोलाइड। कोलाइड का एग्जाम्पल बताना है। डाइमिथाइल डोडिसाइल एमाइनो प्रोपेन सल्फोनेट, ये क्या है? एनायनिक है, एनायनिक कोलाइड है, नॉन एनायनिक, कैटायोनिक, या फिर एम्फोलाइटिक। किस तरह की कोलाइड है ये? डाइमिथाइल डोडिसाइल एमाइनो प्रोपेन सल्फोनेट।
क्या है ये, कौन सी कॉलॉइड होती है, कौन सी कॉलॉइड होगी, डाइमिथाइल डोडिसाइल एमोनियो प्रोपेन सल्फोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोलाइटिक कॉलॉइड। ओके, एम्फोलाइटिक होगी, आंसर क्या होगी, एम्फोलाइटिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नो, ये एनायनिक नहीं, कैटायनिक भी नहीं, नॉन एनायनिक भी नहीं, क्या है, ये होती है एम्फोलाइटिक। ओके, एम्फोलाइटिक। डाइमिथाइल डोडिसाइल एमोनियम प्रोपेनेट सल्फोनेट ये क्या है, एम्फोलाइटिक होती है ना, एम्फोलाइटिक होती है। एनायनिक कॉलेट के बारे में बात करें तो क्या क्या एग्जाम्पल होगा, ये आपकी सोडियम ल्यूरेल सल्फेट आ जाएगी। नॉन एनायनिक में क्या आएगी, पॉलीऑक्सी इथाइलिन ल्यूरेल इथर। आपकी कैटायनिक के बारे में बोलेंगे, कैटायनिक का है सिटाइल ट्राइथाइल एमोनियम ब्रोमाइड होती है, ट्राइथाइल एमोनियम ब्रोमाइड होती है। ओके, एनायनिक सोडियम ल्यूरेल सल्फेट, नॉन एनायनिक पॉलीजाइथाइलिन ल्यूरेल इथर होती है, एंड कैटायनिक सिटाइल ट्राइथाइल एमोनियम ब्रोमाइड है। और एक बात याद रखना, एम्फोलाइटिक में क्या होती है, ज्विटर आयन को देखने को मिलती है। ओके, ज्विटर आयन देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम इज नोन एज, क्या कहते हैं, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी इन ए सेकेंड मीडियम इज नोन, उसको हम क्या कहेंगे, मोलर पोलराइजेबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर रिफ्रैक्टिविटी या फिर मोलर पोलराइजेशन, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, मोलर पोलराइजेबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर रिफ्रैक्टिविटी या फिर मोलर पोलराइजेशन। वन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ इन ए सेकेंड मीडियम इज नॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, the term associated with the rapid onset and progress of disease is termed, rapid onset and progress of a disease is term, उसको क्या कहेंगे, सिस्टेमिक, क्रॉनिक, लोकल या फिर एक्यूट। term associated with the rapid onset and progress of a disease is termed as, उसको क्या कहेंगे, यस, उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट कहेंगे। ओके, एक्यूट कहेंगे। सिस्टेमिक, रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इज टर्म एज एक्यूट। ओके, टर्म एसोसिएट विद द रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इज टर्म्ड एज एक्यूट, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट कहते हैं। द मोस्ट इमाल्सिफाइंग एजेंट यूज्ड इन पेरेंटियल एज, इनमें से आपको बताना है इमाल्सिफाइंग एजेंट जो पेरेंटली यूज़ किया जाता है, बोरेक्स, एंटी लेसिथिन, जिलेटिन सस्पेंडिंग या फिर मिथाइल सेलुलोज। द मोस्ट इमाल्सिफाइंग एजेंट यूज्ड इन पेरेंटल, इमाल्सिफाइंग एजेंट बताना है जो पेरेंटली यूज़ किया जाता है। ओके, पेरेंटली बोला है, पेरेंटली कौन सी इमाल्सिफाइंग एजेंट को यूज़ किया जाता है, लेसिथिन, जिलेटिन या फिर मिथाइल सेलुलोज। यस, याद रखना है, पेरेंटियल इमाल्सिफाइंग एजेंट कौन सी यूज़ किया जाता है, लेसिथिन को यूज़ किया जाता है पेरेंटली। ओके, पेरेंटली लेसिथिन को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट इन फास्ट आउट मेथड। ओके, FIFO मेथड, FIFO मेथड जिसको कहते हैं, फास्ट इन फास्ट आउट मेथड इज मेथड एसोसिएट विथ, किससे एसोसिएट होती है, कोडिफिकेशन ऑफ आइटम, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, परचेज प्रोसीड्योर या फिर इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक। फास्ट इन फास्ट आउट क्या होगी, फास्ट इन फास्ट आउट मेथड इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड होती है, फास्ट इन फास्ट आउट, फिर नेक्स्ट इन फास्ट आउट ये भी होती है, निफो,
फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो, फीफो, ये सब किस में आती है? कोडिफिकेशन ऑफ आइटम, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, परचेज प्रोसीजर या फिर इन्वेंटरी कंट्रोल, किस में आएगी? फीफो, लिफो, निफो, हिफो, ये सब किस में आती है? ये सब आती है आपकी प्राइसिंग ऑफ मटेरियल में, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल में। निफो होती है जो नेक्स्ट इन फास्ट आउट होती है, फिर आपकी लास्ट इन फास्ट आउट होती है लिफो, लिफो, लास्ट इन फास्ट आउट, ये सब आती है आपकी प्राइसिंग ऑफ मटेरियल में। ओके, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स में आती है। ऑप्शन बी हो जाएगी करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? इन क्वार्ट्ज डिस्पर्शन, ओके, इन क्वार्ट्ज डिस्पर्शन द कंडीशन where no clear shown on staining is known as. In quartz dispersion, the condition when no clear supernet is shown on staining is known as. उसको हम क्या कहेंगे? कोई भी नो क्लियर सुपरनेट, ओके, उसको हम क्या कहेंगे? फेज इक्विलिब्रियम, डोनर मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम या फिर फोकुलेटिव इक्विलिब्रियम। इन क्वार्ट्ज डिस्पर्शन में कंडीशन व्हेन नो क्लियर सुपरनेटेंट इन शो, कोई सुपरनेटेंट दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या होगी? सभी जाके नीचे बैठ गई होगी, है ना, कोई भी क्लियर सुपरनेटेंट नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है? ये नीचे जाके बैठ गई, उसको हम क्या कहेंगे? फेज इक्विलिब्रियम कहेंगे, डोनर मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम कहेंगे, आयोनिक कहेंगे या फिर फोकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कहेंगे। यस, उसको हम कहेंगे फोकुलेटिंग इक्विलिब्रियम। ओके, उसको हम कहेंगे फ्लोकुलेटिंग इक्विलिब्रियम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, द लॉ रिलेटेड टू द स्टडी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज नोन एज। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कौन सी लॉ में आती है? फैराडेज लॉ, ओम्स लॉ, हेनरीज लॉ या फिर नार्स लॉ, किस में आती है? रिलेटेड टू द स्टडी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? कौन सी लॉ में आती है? फेराडेज लॉ किस में आती है? फेराडे लॉ आपकी करंट में आती है ना, करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आती है। फिर ओम्स लॉ किस में आती है? ओम्स लॉ आती है कंडक्टिविटी में। हेनरीज लॉ किस में आती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ऑप्शन क्या है? सी हमारी आंसर होगी। एंड नार्स लॉ क्या है? नार्स लॉ स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती है ना, नार्स लॉ स्पेक्ट्रोस्कोपी डिसोल्यूशन लॉ इसमें आती है। एंड हेनरीज लॉ किस में आती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Which of the following disease is caused by ट्रेपोनेमा पैलेडियम? ट्रेपोनेमा पैलेडियम कौन सी डिजीज कॉज करती है? टिटेनस, लेप्रोस्पायरोसिस, सिफिलिस या फिर पेंटा। ट्रेपोनेमा पैलेडियम, ट्रेपोनेमा पैलेडियम किस में caused? Which of the following disease is caused by ट्रेपोनेमा पैलेडियम? टिटेनस, लेप्रोस्पायरोसिस, सिफिलिस या फिर पेंटा। ट्रेपोनेमा पैलेडियम डिजीज सिफिलिस कॉज करती है ना, डिजीज किसको? सिफिलिस कॉज करती है। टिटेनस, टिटेनस कौन कॉज करती है? टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी क्या कॉज करती है? टिटेनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। फिर लेप्रोस्पायरोसिस आपकी करती है लेप्टोस्पायरा, लेप्टोस्पायरा। एंड पिंटा क्या कॉज करती है? पिंटा कॉज बाय ट्रेपोनेमा कैरेटियम, ट्रेपोनेमा कैरेटियम
कौन कॉज करती है, क्या डिजीज़ कॉज करती है? पिंटा। ओके, स्किन डिजीज़ होती है पिंटा। आंसर क्या हो जाएगी? सिफिलिस कॉज्ड बाय ट्रेपोनिमा पैलेडियम। ओके, ट्रेपोनिमा पैलेडियम। चलिए, ये है आज की लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।